हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। ये प्लेस ऑफ सप्लाई की सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 11, ठीक है, 10, 11 और 12 वाला डिस्कस किया था। आज हम 13 और 14 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ, जैसे आपको पता है कि इसमें हम समझेंगे कि लोकेशन ऑफ सर्विस वाला समझ रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई का, जिसमें इसमें बात करेंगे अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होती है। उस वीडियो में हमने बात कर रहे थे इंडिया के अंदर है तो फिर क्या करते हैं, लेकिन ये आउटसाइड इंडिया है, अगर सप्लायर की लोकेशन या रेसिपिएंट की लोकेशन। तो सेक्शन 13 में हमें बता रखा है। तो पहला सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, इसमें सर्विस सारी आएगी, बाकी छोड़ के जो कि अगले सेक्शन में बताई जाएगी। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से लेकर 13 तक जो भी सर्विस है उसको छोड़ के बाकी जो सर्विस बच गई वो इस सेक्शन में डाल दी गई है। तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन देख लो, जिसको सर्विस मिली है वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन नहीं मिल सकती तो सप्लायर की लोकेशन देख लो कहाँ पर है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन ए। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो उस गुड्स की जिसको फिजिकली अवेलेबल करना ज़रूरी होता है, मैंने कहा आप सर्विस दे रहे हो ऐसे गुड्स की जिसको आपको फिजिकली अवेलेबल करवाना पड़ेगा। वो गुड्स को आपने कोई सर्विस दी कि गुड्स लेके आओ यहाँ तक, तो फिजिकली अवेलेबल करवाना पड़ता है उस गुड्स को, वो वाली सर्विस दे रहे हो तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, वो गुड्स फिजिकली प्रेजेंट है कहाँ पर, क्योंकि वो गुड्स को फिजिकली ले जाना पड़ता है। वो बस आप देख लो कि गुड्स की फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि सर्विस आप गुड्स की दे रहे हो ना, तो गुड्स की लोकेशन देख लो कहाँ पर है। इसी सेक्शन में दूसरा बी पार्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सर्विस दे रहे हो जिसमें रेसिपिएंट को फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है, यानी कि सामने वाला बंदे को फिजिकली मेरे पास आना ज़रूरी है या फिर उसके एजेंट को आना ज़रूरी है, तो उस समय वो लोकेशन देख लो कि वो सर्विस फिजिकली कहाँ प्रोवाइड की गई है। क्योंकि आपको बस ये चेक करना है कि वो जो रेसिपिएंट को सर्विस दी आपने या उसके एजेंट को दी, वो सर्विस कहाँ दी गई, बस ये चेक कर लो। वो कह रहा है फिजिकली कहाँ पर पहुँच। अगला कह रहा है अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट वाली सर्विस दे रहे हो आप, तो बस आप देख लो कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगला कह रहा है कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, आप किसी को एडमिशन देते हो कोई इवेंट्स में, जैसे कि कोई मेला लग रहा है, कोई एग्जीबिशन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, उसमें आप उसको लोगों को एडमिशन की सर्विस दे रहे हो, तो आप देख लो कि वो इवेंट कहाँ हुआ, उसकी लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। या फिर अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 32 सब सेक्शन 5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली सर्विस दे रहे हो जो इसमें बताई गई है, लेकिन एक से ज़्यादा लोकेशन पे दे रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो किसी को गुड्स को फिजिकली प्रोवाइड करना है, एक जगह पे नहीं 2 जगह पे करना है, यूएस में भी करना है, यहाँ भी करना है। ऐसे यहाँ पर भी किसी को सर्विस दे रहे हो 2-3 बार दे रहे हो, 2 लोकेशन पे दे रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा लोकेशन पे दे रहे हो और उसमें वो वाली लोकेशन भी है जिसमें टैक्सेबल टेरिटरी है, यानी कि हमारी कंट्री टैक्स कहाँ लगता है, हमारी कंट्री में, यानी कि जिसके अंदर इंडिया भी है इंक्लूड, कि आप इंडिया में भी सर्विस दे रहे हो, मान लो बाहर भी दे रहे हो, 2 जगह पे लोकेशन पे सर्विस दे रहे हो, तो इंडिया की लोकेशन जरूर इंक्लूड होनी चाहिए, ये वो कह रहा है, क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया होती है। तो बस आपको देखना है कि वो टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन क्या है, बस इसी पे। अगर आप एक से ज़्यादा लोकेशन पे सर्विस दे रहे हो तो आप ये चेक कर लो कि टैक्सेबल टेरिटरी में जो आपने सर्विस दी, बस वही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले सेक्शंस के ऊपर। अब आगे की बात करते हैं सेक्शन 13 सबसे 7 में क्या कह रहा है। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वही वाला पॉइंट है, ध्यान से देखो, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से लेकर 5 तक, लेकिन यहाँ पर लिखा आ गया अगर एक से ज़्यादा स्टेट आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ
वहाँ पर बेसिकली कंट्री था। ये स्टेट की बात कर, अगर एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर हम वो वाली सर्विसेज जो उसमें लिखी है सेक्शन में वो सप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक रेस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो सप्लाई करा वो हर एक प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, हर एक स्टेट, ठीक है ना, हर एक स्टेट को माना जाएगा। कंट्री में तो टैक्सेबल टेरिटरी देखनी है, बट यहाँ पर नहीं। और आगे कह रहा है बैंकिंग कंपनी वाला, अगर आप सर्विस, बैंकिंग कंपनी सर्विस दे रही है, NBFC ऐसे वाली सर्विस दे रही है कोई बैंक्स, तो लोकेशन कहाँ है, वो जो सर्विस दे रहा है उसकी लोकेशन पर सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो, कोरियर और मेल के अलावा, कोरियर और मेल के अलावा वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो, तो हमें ये चेक करना है गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ है, वो गुड्स कहाँ जाने वाला है, जिस जगह पर जाने वाला है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, किसी को टैक्सी ड्राइवर, आप ओला हो, इधर से उधर जाना, तो आपको क्या चेक करना है, पैसेंजर इम्बार्क कहाँ होता है। इम्बार्क मतलब पैसेंजर कहाँ से चढ़ता है, जिस जगह से पैसेंजर चढ़ता है गाड़ी में, बस वही लोकेशन है। और अगर आप बोर्ड कराने का काम करते हो कन्वेनेंस पे, यानी कि आप कन्वेनेंस देते हो किसी को, मतलब कहीं मान लो किसी को कहीं पे चढ़ाना है, ट्रेन पे चढ़ाना है, ट्रेन वो डेली ट्रेन पे ट्रैवल करता है, तो आप ट्रेन पे छोड़ने जाते हो डेली उसको और ट्रेन में चढ़ाते हो, तो ऐसा कन्वेनेंस गाड़ी, अब कन्वेनेंस सर्विस दे रहे हो तो फिर लोकेशन देखनी है उस कन्वेनेंस की, कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिस जगह से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी उस कन्वेनेंस की, वही लोकेशन है। मान लो आपने यहाँ से उसको दिल्ली छोड़ने गए, तो दिल्ली छोड़ने कहाँ गए ये नहीं देखना, कन्वेनेंस स्टार्ट कहाँ से हुई, उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। और अगली है सेक्शन ये वाली 12 वाली जो सर्विस है, उसमें कह रहा है कि अगर आप कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डाटाबेस एक्सेस, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करने की, डाटाबेस की, रिट्रीवल सर्विस कि किसी का डाटाबेस निकालना है, किसी का इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें देखो लोकेशन कैसे देखिए, आपको बस ये चेक करना है कि वो लोकेशन जिसको दे रहे हो, रेसिप्टेंट की लोकेशन कहाँ है, उसकी लोकेशन रेसिप्टेंट की टैक्सेबल टेरिटरी में ही मान ली जाएगी। अगर ये केस हुआ जो बात करेंगे, उसकी लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि इंडिया के अंदर ही मान ली जाएगी। अगर ये केस हुआ, क्या केस है, अगर उसका जो एड्रेस है पता चला, इंटरनेट के थ्रू पता चला कि उसका एड्रेस इंडिया के अंदर ही है, इंटरनेट के थ्रू पता चला, तो इसका मतलब वो इंडिया का रहने वाला है, तो वो इंडिया की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया। अगर पता चला क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके डेबिट कार्ड के थ्रू, उसके स्टोर वैल्यू कार्ड के थ्रू, बहुत सारे कार्ड होते हैं, वहाँ से पता चला कि वो तो इंडिया से इशू हुआ है, तो इंडिया ही इसका मतलब लोकेशन है उसकी। उसका बिलिंग एड्रेस देखा, जब उसकी सर्विस सप्लाई करते तो बिल बनता है, बिलिंग एड्रेस अगर इंडिया में है तो वही होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिस डिवाइस पे आप इंटरनेट चला रहे हो वहाँ पर IP आता है, IP एड्रेस, तो IP एड्रेस से पता चल जाएगा कि वो कहाँ का है, किस कंट्री का है, वहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। या फिर उसका बैंक देख लो, वो उसकी बैंक का अकाउंट किस जगह, बैंक का अकाउंट कहाँ खुला हुआ है, ठीक है ना, वहाँ समझ में आ जाएगा। कंट्री कोड होता है, जैसे कि हमारा कंट्री है +91, तो अगर मोबाइल +91 उसका आ रहा है लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कंट्री इंडिया का है वो। या फिर उसकी अगर फिक्स लैंड, अगर लैंडलाइन है और लैंडलाइन के लोकेशन उसके इंडिया के अंदर है, फिक्स लोकेशन, तो इंडिया का है। तो ये कुछ पॉइंट देख के आप पहचान लोगे कि वो इंडिया का रहने वाला है, तो उसकी लोकेशन वही देख लेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट। चलिए लास्ट टॉपिक बात करते हैं। जैसा एक सेक्शन रह गया था 13 वाला, इसमें क्या लिखा था कि अगर आपको सर्विस दे रहे हो डबल टैक्सेशन को बचाने के लिए, कई बार आप दो कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, डबल टैक्सेशन आ जाता है, उसको बचाने के लिए, या फिर टैक्स ना लगे उसकी सर्विस दे रहे हो, या फिर कोई यूनिफॉर्म एप्लीकेशन कि दो कंट्री के बीच में रूल्स को यूनिफॉर्म कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सर्विस को वो डिफाइन कर सकती है, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकती है कि वो सर्विस क्या कहेगी, वो गवर्नमेंट के पास पावर है। और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी ऐसे देखा जाएगा कि वो जो सर्विस कहाँ ली गई है, इफ़ेक्टिव और इन्जॉयमेंट उस सर्विस का कहाँ हुआ है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। और अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविज़न। ये टैक्स पेमेंट के वैसे प्रोविज़न है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप समझ सकते हो उसमें कि टैक्स पेमेंट की प्रोविज़न है कि अगर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस रिट्रीवल सर्विस दे रहे हो कोई आप, सेक्शन 14 में क्या रखा है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है ऑनलाइन, या डाटाबेस का एक्सेस देना है, या कोई रिट्रीवल किसी को इन्फॉर्मेशन निकलवानी है,
उसकी सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस दे कौन रहा है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एक सप्लायर है, बाहर का बंदा ही सर्विस दे रहा है, और रिसीव भी कौन कर रहा है? बाहर वाला बंदा, बाहर वाला ही नॉन टैक्सेबल। देखो, एक है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बाहर का कोई बंदा हमें सर्विस दे रहा है, हम कंट्री के अंदर है बट हमारे नॉन टैक्सेबल है, हमारे में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं रखा। तब कैसे होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सप्लायर है वही पे करेगा जीएसटी। सप्लायर की जो लोकेशन होगी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, उसी को जीएसटी पे करना होगा। और जीएसटी कौन सा पे करना होगा? आईजीएसटी, क्योंकि जो बाहर का जीएसटी होता है ना, जब आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हो सर्विस बाहर से, तो आईजीएसटी पे करते हो। अगर आप कोई इंटरमीडियरी के थ्रू, यानी कि कोई सप्लायर इंटरमीडियरी के थ्रू सर्विस बिकवा रहा था अपनी, यानी कि इंटरमीडियरी सर्विस को अरेंज कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था, तो फिर इंटरमीडियरी को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। डीम्ड मान लिया जाएगा कि वही रेसिप्टेंट है, सर्विस का रेसिप्टेंट ही वही है, जीएसटी उसी को पे करना होगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें 4 केस है, इंटरमीडियरी को जीएसटी पे नहीं करना होगा। वो 4 केस क्या है? पहला, कि अगर इनवॉइस, बिल या रिसिप्ट जो इशू हुई थी उसमें क्लियरली मेंशन है कि सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का। एक तरह की सप्लायर की लोकेशन नहीं पता तो हमें इंटरमीडियरी की लोकेशन मान लेंगे, लेकिन इंटरमीडियरी कह रहा है कि देखो इनवॉइस में लिखा हुआ है, बिल में लिखा हुआ है कि सप्लायर की लोकेशन बाहर है, यूएसए में है, तो भाई वो फिर सप्लायर ही पे करेगा फिर जीएसटी। और इंटरमीडियरी के बाद ना तो कोई परमिशन है कलेक्ट करने की, पेमेंट, ना तो पेमेंट कलेक्ट करने की, ना प्रोसेस करने की परमिशन थी उसके बाद, ना वो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट का, तो फिर वो जीएसटी पे नहीं करेगा, सप्लायर करेगा। ना तो उसके बाद ऑथराइज है डिलीवरी का, कि सर्विस डिलीवर करने का भी ऑथराइज नहीं है उसके पास, तब भी वो पे नहीं करेगा। ना तो वो जनरल टर्म्स, जो सर्विस में जनरल टर्म्स और कंडीशन होती है, टर्म्स और कंडीशन वो उसने नहीं लिखी, वो सप्लायर ने लिखी थी, तो भी फिर जीएसटी ये नहीं पे करेगा। समझ रहे हैं? 4 केस में जीएसटी वो नहीं पे करेगा, सप्लायर पे करेगा। लेकिन कई बार आपको पता है सप्लायर बहुत चालू आदमी होता है, वो पे करता नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ नीचे कह रखा है एक और चीज़, कि अगर मान लो जो सप्लायर ये वाला है फर्स्ट वाला, उसको आईजीएसटी पे करना था उसने, लेकिन सिंगल रजिस्ट्रेशन स्कीम में सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लिया, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के दौरान उसने सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन ले लिया आईजीएसटी, यानी कि वो इंडिया में पे नहीं कर रहा, मैं पे नहीं कर सकता, उसने एक ही रजिस्ट्रेशन ले लिया अपने कंट्री का। तब फिर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कहेगी देखो भैया आप कोई ऐसा पर्सन ढूंढेगी जो हमारी कंट्री के अंदर हो, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो, जो उस सप्लायर को रिप्रेजेंट करता हो, रिप्रेजेंटिंग सच सप्लायर, उस पर्सन को ढूंढेगी गवर्नमेंट, और उसको कहेगी भाई आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो और जीएसटी हमें आईजीएसटी पे करो तुरंत, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप सप्लायर तो हमें मिल नहीं रहा, सप्लायर तो कह रहा है कि मैं सप्लायर तो उन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आप पे करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाया तो क्या करे, और सप्लायर की लोकेशन भी पता नहीं चल पा रही तो क्या करे? ना तो सप्लायर पता है कहाँ है, ना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पा रहा, तो फिर सप्लायर को कहा जाएगा कि भाई अपने आप अपॉइंट करो ऐसा पर्सन और जीएसटी पे करो, क्योंकि पे तो करना पड़ेगा उससे चाहे कुछ हो जाए आईजीएसटी। तो ये कुछ केसेस थे। आई होप ये प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 वीडियो थी, बड़ी लंबी होगी थी मैं जानता हूँ, लेकिन ये 2 वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ कवर कर दिया हमने। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।